नविंदु जी हैं क्या? नविंदु नहीं तो मैं जवाहर जी को सीधे आमंत्रित करता हूं कि कृपया बातचीत का क्रम आरंभ करें। धन्यवाद राजेश जी, मैं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, मैं हूँ। और इस सत्र से जुड़े हुए वैश्विक स्तर पर सभी हिंदी प्रेमी, हिंदी विद्वानों और सभी का इस भाषा विमर्श कड़ी में एक बार फिर से स्वागत है। इस विमर्श की, आज जो भाषा विमर्श है उसकी खास बात यह कि हमारे साथ जापान के हिंदी विद्वान आदरणीय टोमियो मिज़ोकामी साहब होंगे, जो ओसाका विश्वविद्यालय में बहुत करीब 40 सालों तक हिंदी का अध्यापन करते रहे हैं। और उनका भारत से बहुत विशेष नवेंदु जी, आपकी आवाज बंद हो गई है। नवेंदु जी, जवाहर जी आप शुरू करें कृपया। जी हाँ, जी हाँ। मैं नवेंदु जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मिज़ोकामी जी हमारे बीच यहाँ आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और हम 2 महीने से मैं लगातार उनसे संपर्क कर रहा था, तो उन्होंने कहा था मुझे कि मेरे पास 18 अक्टूबर तक का कोई समय नहीं है। तो मैंने कहा आप 25 अक्टूबर का समय दे दीजिए, और उन्होंने हमें 25 अक्टूबर का समय दिया, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। 40 वर्षों तक वे जापान में प्राध्यापक रहे, ओसाका यूनिवर्सिटी में। केवल प्राध्यापक नहीं रहे, उन्होंने हिंदी को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया जापान में और भारत में भी। और उसके साथ हिंदी नाटकों के माध्यम से जो उन्होंने नए प्रयोग किए हिंदी भाषा में जापान के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, वो भी एक अलग तरह पहल की। उनके बहुत सारे गुण हैं जिनकी हम उनसे चर्चा में हमारे सामने आएंगे। तो मिज़ोकामी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे हमारे समय में। और मिज़ोकामी जी लगभग 75 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ, कई बार मैंने देखा है भारत में, दिल्ली में, कि वो आज भी दौड़ भी लगा लेते हैं। ये मैंने एक खास बात देखी कि कितनी ऊर्जा उनमें है, कार्य के प्रति उनका कितना समर्पण है, ये मैंने उनको कई बार देखा है। तो नमस्कार मिज़ोकामी जी, हम शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म जापान के कोबे शहर में हुआ और वहाँ की आपकी पढ़ाई लिखाई जापानी में हुई। तो ये जापान में हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जापान में रहते हुए हिंदी के प्रति आपका लगाव कैसे हो गया? विद्वान, पहले सबसे पहले सभी विद्वान जनों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने ऐसे बहुत महत्वपूर्ण ई संगोष्ठी में मुझे आमंत्रित किया और मेरे साथ अभी कुछ भेंट वार्ता हो रही है। मैं पूरा सहयोग दूंगा। जी, पहला प्रश्न है, आपने पूछा है कि मेरा जन्म कोबे शहर में हुआ था, जहां उन दिनों जो सबसे अधिक संख्या में प्रवासी भारतीय लोग रहते थे। आजकल टोक्यो में काफी लोग आ गए थे। तब इसका मुझे बड़ा प्रभाव पड़ा था। मैं हाई स्कूल का बहुत मासूम लड़का था, उन लोगों को देखता था, उन लोगों से आकर्षित हुआ था। उन लोगों की जो जो भाषा बहुत अजीब सी लगी थी। तो उनको सीखने की जिज्ञासा पैदा हो गई, बहुत मासूम जिज्ञासा पैदा हुई। और उनके अलावा मैं हाई स्कूल का छात्र था। उन दिनों अंग्रेजी इतर भाषा, कोई नई भाषा यूनिवर्सिटी में आके सीखना चाहता था, वो भी एशिया की। तो चीनी तो सभी जानते हैं, काफी लोग जानते हैं। अरबी तो बहुत दूर है, बीच में भारत पड़ गया। तो इसके अलावा कुछ गंभीर मतलब कारण भी था। उन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दुनिया की राजनीति में बहुत बोलबाला था, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे वो। हम उन दिनों की जापानी पीढ़ी चाहते थे ना अमेरिका के साथ गठबंधन, ना रूस के साथ, गुट निरपेक्ष
हम तो विश्व शांति चाहते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गुट निरपेक्ष देशों की अगुवाई एक करते थे। तो नेहरू जी के प्रति नेहरू जी की छवि हमारी नई पीढ़ी के मन में बहुत ऊंची थी। जिस देश की प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, उस देश की भाषा क्यों न सीखी जाए। तो ये भी मुझे प्रेरणा मिली। लेकिन थोड़ा सा मतलब नेहरू जी तो अंग्रेजी बोलते थे, मोदी जी जैसे नहीं थे। तो ये जी हाँ, आपने ये कहा कि ये हाई स्कूल का मासूम लड़का था, तो मुझे एक घटना पता है कि इस मासूम लड़के ने एक सुंदर भारतीय महिला साड़ी पहन के कोबे में जा रही थी, तो उसका पीछा किया था। ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि पीछा करने के बाद आपने ये नहीं लिखा कि आगे क्या हुआ। खैर, लेकिन ये बात सही है मेरे ख्याल से, आपने अपने एक स्टोरी में, एक कहानी में लिखा है ये। जी हाँ, जी खैर चलिए मिज़ोकामी जी, अब मैं ये जानना चाहता था कि आपने लगभग 55 वर्ष पहले जापान में हिंदी सीखी, और जापान में उस समय की जो हिंदी शिक्षण की पद्धति थी और स्थितियां थी, और आपने 40 वर्ष जो है वो उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी। तो इन 40 वर्षों में वो हिंदी शिक्षण की स्थिति या हिंदी सीखने के प्रति ललक या जो स्थिति थी वो जापान में किस तरह बदली, थोड़ा सा आप अगर बताएंगे तो। मेरे छात्र जीवन में तो ये बहुत दरिद्र अवस्था थी पाठ्यक्रम की। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। देखिए, न कोई अच्छा शब्दकोश, और अध्यापक भी एक हाथ को छोड़ के अच्छे नहीं थे, ईमानदारी से कहूँ, और पाठ्य पुस्तकों की कमी, और भारत से किताबें मंगवाना बहुत महंगा होता था। तब तो जापान गरीब देश था। तो वो शिक्षा का स्तर बहुत नीचा था, और छात्रों में भी कोई उत्साह नहीं था, एक आध छात्रों को छोड़ के। और तो इसलिए आजकल के छात्रों की तुलना में बहुत मतलब निम्न स्तर का था। आजकल के छात्रों को देखकर तो मुझे ईर्ष्या होती है। आजकल के छात्रों में मतलब कितनी सुविधा है, कितनी अच्छी हिंदी सीख लेते हैं। वो 40 साल में ये शिक्षा का स्तर बहुत बदल गया, सुविधा भी बदल गई ना। तो ये 40 साल में जापान में हिंदी का स्तर बहुत ऊंचा हो गया, ये बात कहूंगा। और एक शब्दकोश भी नहीं मिलता था। ये मैं आपको मजेदार बात कहूं, ये वाराणसी से प्रकाशित है ना, वो क्या कहते हैं, एक बहुत हिंदी अंग्रेजी शब्द भार्गव का सचित्र, वह मोटा सा, वो मोटा शब्द कुछ लेके पढ़ते थे। उसमें ऐसा है, एक आपको ये सियाराम शरण गुप्ता जी की मर्मस्पर्शी कहानी याद है ना, शीर्षक, उनके शीर्षक काकी। तो उस शब्दकोश में आपको आश्चर्य होगा, काकी शब्द पर ये फीमेल क्रो लिखा हुआ था। फीमेल क्रो मादा का कौवा, ये काक से काकी ना, काका की स्त्री का स्त्रीलिंग रूप काकी है। बेचारे विद्यार्थी का क्या दोष है, उसने शब्दकोश बिना कहानी पढ़े हुए काकी शीर्षक को फीमेल को अनुवाद कर दिया। ये लेकिन उस छात्र का दोष नहीं था ना, शब्दकोश निर्माता का दोष था। आप तो बहुत अच्छे शब्दकोश बन गए जापान में, ये बड़ा फर्क है। जी हाँ। मिज़ोकामी जी, मैंने देखा है कि आप जब भारत में आते हैं तो हमारे पूरे भारत में हिंदी में व्याख्यान देते हैं, इसके साथ साथ आप पंजाबी और बंगला में भी धारा प्रवाह बोलते हैं। तो जब एक भारतीय भाषा नहीं सीख सकता हिंदी भाषा, तो ये आपने किस तरह पंजाबी और बांग्ला भाषा भी सीख ली? आप भारत आए तो ये क्या ऐसा चमत्कार हुआ, या आप किस तरह इस भाषा सीख पाए, पंजाबी और बांग्ला भी? मैं 1967 से 67 तक इलाहाबाद में रहता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तब क्लास के बाहर मतलब कक्षा खत्म होने के बाद बंगला महिला से
अब फिर महिला आ गई ना। जी हाँ, जी हाँ। व्यक्तिगत रूप से बंगला सीखता था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वर्ण परिचय से अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के बाद शरद चंद्र की का बिंदु छेड़े को हिंदी के माध्यम से पढ़ा था। उसके बाद सन 1967 से 68 तक 8 महीने शांति निकेतन में रहा। शांति निकेतन में पूरा बंगलामय माहौल है, उसमें बहुत जल्दी बंगला सीख सका। नौजवान तो था और सीखने की क्षमता भी, उत्साह भी तो था, और इर्द गिर्द में सभी बंगाली 24 घंटे बंगला बोलते थे, तो इससे बहुत जल्दी बंगला सीख ली। अच्छा, पंजाबी के बारे में वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था 1964 से 74 से 77, वो इमरजेंसी का जमाना था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये तब मैं तो लेक्चरर बन चुका था, लेकिन अध्ययन अवकाश प्राप्त करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी और हिंदी एमए किया था। तब शाम को मैं खाली था, शाम को पंजाबी भाषा का डिप्लोमा कोर्स चलता था, उसमें ज्वाइन किया और 2 साल में पंजाबी डिप्लोमा किया। अच्छा, मैं जहाँ रहता था गुजरांवाला टाउन, आजकल वो मॉडल टाउन के सामने, वो पंजाबी इलाका था। तो पड़ोसी कोई हिंदी से मिलती जुलती कोई भाषा बोलते थे, कुछ काफी हद तक समझ में आता था, लेकिन हिंदी से अलग वो पंजाबी। तो मैंने सोचा पंजाबी भी सीख लूं, हिंदी से मिलती जुलती, काफी मिलती जुलती है, लेकिन उच्चारण एकदम अलग, कठिन। तो जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो मैंने जिज्ञासा के कारण पंजाबी सीखे। उसका बड़ा बाद में बहुत लाभ हुआ और जपजी साहब का अनुवाद भी कर दिया और मैं गुरुमुखी में पढ़ लिख सकता हूँ। और वाह वाह, जी हाँ। वो उनका उपन्यास अमृता प्रीतम के कुछ उपन्यास कहानी भी पढ़े, बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, जी हाँ। मैंने ये भी देखा है कि आपकी जो साहित्यिक रुचि, उसका आधार हिंदी नाटक भी रहे हैं जी। और आपने अपने जापानी छात्रों के साथ जो है वो हिंदी नाटक मंचित किए और किस प्रकार उन्होंने आपने नाट्य विधा के माध्यम से भी हिंदी सिखाई, तो उसमें आपको किस प्रकार की चुनौतियां सामने आई और आप उसमें कितने सफल रहे। और मैंने ये भी देखा, मुझे विजय मल्होत्रा जी ने बताया कि जो लंदन का विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उसमें आप अपने जापानी छात्रों को एक नाटक लेकर गए थे और नाटक मंचित किया था, तो थोड़ा सा उस बारे में भी बताएं। ये बोहेमिया के एक शैक्षिक विचारक मेन्यूस ने कहा था, बहुत मशहूर कथन है कि नाटक सबसे उत्तम भाषा शिक्षण है। तो मैं भाषा शिक्षण को विदेशी भाषा शिक्षण कहूं, और विदेशी भाषा का मतलब हमारे लिए हिंदी है। तो मैं इस सिद्धांत को आजमा के प्राप्त किया। सचमुच में हिंदी भाषा सिखाने का बहुत अच्छा उपयोगी तरीका है। इसको मैंने केवल जापान में नहीं, भारत समेत दुनिया के 6 प्रमुख देशों में, नेपाल है, यूके है, मॉरिशस है, और 10 साल तक मैंने ये शुरू किया था 1997 में। ये कोबे में 1995 में बहुत बड़ी भूकंप आया था। उस समय ये जो कोबे में भारतीय प्रवासी है ना, उनके सामने प्रस्तुत किया था, तो उनको अच्छा लगा। तो किसी ने कहा अरे भारत में दिखाओ। तो ये तो शुरू में विश्वास नहीं किया, लेकिन बहुत मेहनत करके ये 1997 में 97 में जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से आमंत्रण मिला। जी हाँ, जी हाँ। मुंबई, वाराणसी, आगरा और दिल्ली में मंचन किया था। तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब अच्छी प्रतिक्रिया मिली। तब से प्रेरणा पाके उसके बाद 10 साल लगातार हर साल मेरी अवकाश ग्रहण करने तक, मतलब 2007 तक हर साल किया था। और पूरा सब मिला के दुनिया भर के, भारत में ज्यादातर भारत में
30 शहरों से में अधिक 79 बार मंचन किया था। बहुत बड़ी बात है जी। यात्रा है। और नाटक भी तो कई तरह के नाटक भी प्रस्तुत किए थे, जैसे जो राजेंद्र शर्मा का पर्दा उठने से पहले और रमाशंकर विषय निवेश का प्रेम क्या होता है। और ये राजेंद्र कुमार शर्मा का हास्य नाटक तो बहुत अच्छा लगा था, छात्रों को बहुत आसान लगा। एक राग, दो स्वर, दिल की दुकान वगैरह वगैरह। और हास्य व्यंग्य में रस्तोगी का बुरे फंसे मोहब्बत में, ये भी बहुत मजा आया। और मास्टरराम कपूर का अब हम आजाद है, ये भी बहुत मजा आया। और उनके अलावा जापानी नाटक का हिंदी रूपांतरण भी कर दिया था। और तब 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ओसाका आए थे। ओसाका के 5 सितारे होटल में उनका स्वागत समारोह हुआ था। वाजपेयी जी के सामने लघु हिंदी नाटक प्रस्तुत किया था, तो वाजपेयी जी का दिल जीत लिया। तो वाजपेयी जी को मैं देख रहा था सूत्रधार के रूप में। 2 बार उन्होंने वो बहुत हंसे। नहीं, बहुत सुंदर। ये तो एक बड़ा आपने बहुत छात्रों के लिए रोंगटे खड़े होने वाला अनुभव है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये मैं निष्कर्ष के रूप में कह सकता हूँ, नाटक का संवाद छात्र आसानी से सीख सकते हैं और बोलने की हिम्मत कर देते हैं, और हिंदी आसानी से शौक से सीख लेते हैं। अभी भी वो संवाद भूले नहीं, और इनके अलावा भी बहुत लाभ हुआ। जी हाँ, जी हाँ। मिजोकामी जी, आप जापानी छात्रों को इस नाट्य विधा के माध्यम से आपने हिंदी सिखाई, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो जापानी की जो लिपि है वो बड़ी क्लिष्ट मुझे कई दिखाती। जैसे मैंने ये देखा कि वहाँ पर जापानी सोच और परंपरा के जो शब्द हैं उनको हिरागाना लिपि में लिखा जाता है, तो विदेशी मूल के शब्दों को काटकाना लिपि में लिखा जाता है, और जो चीन से प्रभावित जो संकल्पनाएं हैं उनको कांजी लिपि में लिखा जाता है, और जो अंग्रेजी के एब्रिविएशन संक्षेपाक्षर होते हैं उनको रोमन लिपि। तो इस प्रकार मैं देखता हूं कि ये 4 लिपियों का संगम जापानी भाषा में दिखता है। तो आप उसकी तुलना में देवनागरी, चूंकि आप तो दोनों भाषाएं आपने बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो आप उस संदर्भ में देवनागरी लिपि को किस तरह देखते हैं? देवनागरी लिपि आपने अभी कहा ना, हिरागाना और काटाकाना जैसे ही उच्चारण को प्रकट करता है, लेकिन कांजी माने चीनी लिपि वो उच्चारण को प्रकट नहीं करते। बहुत हजारों, हमें 3000 4000 सीखने पड़ते हैं, बहुत कठिन है कांजी। लेकिन हिरागाना और काटाकाना बहुत आसान है। तो अभी आपने कहा ना 3 तरह की लिपियों को साथ साथ इस्तेमाल करना, ये जापानी की विशेषता है। और दुनिया की किसी और भाषा में 2 लिपियों का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन 3 लिपियों का इस्तेमाल एक भाषा में प्रयोग करना, ये जापानी की विशेषता है। और इसलिए देवनागरी लिपि हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। लगभग संख्या भी 50 से 100 तक है। तो हिरागाना और काटाकाना के, अच्छा सबसे पहले आपको याद दिलाऊं, ये वर्णमाला है ना जापानीज का, आ ई उ ए ओ, ये संस्कृत की देन है। संस्कृत की नकल पर आ ई उ ए ओ का की को बनाया। ये संस्कृत का आ ई उ ए ओ है ना। इसलिए जी हाँ, जी हाँ, देवनागरी हमारे लिए कठिन नहीं है, और देवनागरी से बंगला लिपि, पंजाबी लिपि मिलती जुलती है। तो भारतीय भाषा की लिपि सीखने में कठिन नहीं है। हाँ, व्याकरण, उच्चारण आदि आदि कठिन तो अवश्य। जी हाँ। अब ऐसा था मिजोकामी जी कि आप जापान, मैंने देखा कि जापान की औद्योगिक और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। तो वहाँ पर जो उच्च शिक्षा और जो तकनीक की शिक्षा है, वहाँ पर जापानी भाषा की क्या स्थिति है? क्या उसी भाषा का प्रयोग होता है, या वहाँ भी धीरे धीरे अंग्रेजी का प्रवेश हो रहा है? जी जी, ये मूलतः जापान में जो केजी से लेके विश्वविद्यालय तक शिक्षा का माध्यम सर्वत्र जापानीज है। जापानी में हर तरह का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा भी जापानी में होती है, पर संदर्भ पुस्तकें या कोई पाठ्य पुस्तकें अवश्य अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं। अंग्रेजी के बिना नहीं चल सकता ना इस लेकिन
अवश्य पढ़नी आनी चाहिए अंग्रेजी, लेकिन शिक्षा का माध्यम जापानी है। पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक अंग्रेजी अवश्य पढ़ते हैं, और ये कभी शिक्षा का माध्यम नहीं है। लेकिन आजकल जापानी सरकार भी उत्साह दे रही है कि विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में क्लास चलाओ। ये जापान में भी अंग्रेजियत बढ़ रही है, लेकिन भारत जैसी अंग्रेजियत नहीं आएगी। अंग्रेजी का महत्व बढ़ता जाएगा, लेकिन जापानी भाषा कभी नहीं छोड़ेंगे। और हमारी सोच तो जापानीज में है ना। अभी तक 27 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, वो सभी जापानी में पढ़े हुए। जी हाँ, जी हाँ। अंग्रेजी में थीसिस जरूर लिखते हैं, लेकिन वो सोचते हैं जापानी में। जी हाँ, जी हाँ। मिज़ोकामी जी, आप लगातार भारत की यात्रा करते रहते हैं और यहाँ के अकादमिक और शैक्षणिक जगत से भी बहुत जुड़े हुए हैं। तो अब आप भारत में जो हिंदी और भारतीय भाषाओं की स्थिति है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, उस बारे में थोड़ा सा अपने विचार बताएं। मैं ये देखिए ना, 40 साल 50 साल हिंदी से जुड़ा हूँ, तो उन दिनों की हिंदी की स्थिति भारत में और आजकल की हिंदी स्थिति में भी बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। बहुत प्रचार हो गया, हिंदी का बहुत बड़ा प्रचार भारत में हुआ और हिंदी का महत्व भी बढ़ रहा है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उसके साथ साथ अंग्रेजियत बढ़ रही है। तो ये मैं इस पक्ष में नहीं है। प्रारंभिक पाठशाला में अंग्रेजी थोपी जा रही है शिक्षा के माध्यम में, वो जो उत्तर भारत में, ये अन्याय है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनका बौद्धिक स्तर अभी उतना पक्का नहीं है, मातृभाषा भी कभी अभी जमी नहीं है, उस स्तर में अंग्रेजी को थोपना ये अन्याय है। तो हिंदी के प्रचार के लिए अंग्रेजियत ठीक नहीं है, ये मैं ऐसा मानता नहीं। तो हिंदी तो बहुत सशक्त भाषा है। मिज़ोकामी जी, आपने एक और बहुत अलग तरह का कार्य किया। खासकर मैंने ये देखा कि जो आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र ने जो बनाई थी और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया था, उसमें आपने ये देखा कि वहाँ पर किस तरह हिंदी का प्रयोग, उसके लिए आपने बहुत कार्य किया। उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं दर्शकों को बताएं। हाँ, मैंने श्याम बेनेगल जी का जो फॉरगॉटन हीरो, उसका मैंने उपशीर्षक बना के पिछले साल नेताजी की जन्म दिवस में भारतीय दूतावास में ये शो किया था, दिखाया था। तो 4 घंटे का बहुत लंबा पिक्चर था। तो बहुत अच्छा लगा लोगों को। लेकिन मेरा ध्यान श्याम बेनेगल जी की भाषा की ओर गया। नेताजी तथाकथित तो हिंदुस्तानी बोलते थे, मतलब शुद्ध हिंदी नहीं, लेकिन काफी अरबी शब्द, फारसी शब्दों को मिला के बोलते थे। तो आजकल के जैसे जनगण मन अधिनायक जय हे आप लोग गाते हैं ना राष्ट्रीय, लेकिन वो नेताजी के फौज में सुबह चयन की कुछ अलग भाषा थी। वो जब जर्मन में वो गाते थे, जब जर्मनी में थे वो गाते थे। तो नेताजी की भाषा भी सुना और उनकी अपनी असली आवाज भी रिकॉर्डिंग में सुना। तो वो काफी अच्छी हिंदी बोलते थे और हिंदुस्तानी तथाकथित तो उर्दू से मिश्रित। तो ये नरेंद्र मोदी जी वाली शुद्ध हिंदी नहीं है, लेकिन जनता में प्रचलित बहुत अच्छी हिंदुस्तानी या हिंदी का इस्तेमाल करते थे। उसके लिए मैंने कुछ थीसिस लिखा है, अभी उसको प्रस्तुत करने का समय नहीं मिला। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता था, भाषा से हटकर है, कि आपने एक बार मुझे बताया था कि जो भारत और जापान की अर्थव्यवस्था की जब हम तुलना करते हैं, तो जापानी लोग जो जोखिम उठाना है या रिस्क इतने नहीं उठा पाते हैं जितने भारतीय लोग रिस्क लेकर या जोखिम उठाकर काम करते हैं। तो ये क्या आधार आप इसका मानते हैं? आप किस प्रकार इसको परिभाषित कर सकते हैं, कह सकते हैं? हाँ, मैं अर्थशास्त्र का विद्वान नहीं हूँ, फिर भी एक सामान्य ज्ञान तो है ना। शीत युद्ध की बात आप स्मरण कीजिए। ये मतलब पूंजीवादी व्यवस्था
और समाजवादी व्यवस्था के बीच में द्वंद्व था। तो जापान तो पूंजीवादी के जो पक्ष में था ना। जब शीत युद्ध खत्म हुआ 1991 में तो सोवियत रूस का विघटन हो गया और अमेरिका का जो पूंजीवादी देशों का विजय हुआ। तो जापान को खुश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जापान में 1999 में उसी साल जापान की जो इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था का बबल फट गया, जिससे वहां भी मंदी शुरू हो गई थी। वो मंदी अभी तक चली आ रही है। इसमें कई कारण हैं। जो 1980 के दशक जापान की अर्थव्यवस्था का उच्चतम युग था। जापान एज नंबर 1 नामक किताब लिखती। आजकल चीन और अमेरिका में द्वंद्व है ना, उसी तरह अमेरिका और जापान के में बड़ा उसको आर्थिक युद्ध चल रहा था। तो क्योंकि जापान की आर्थिक शक्ति वो समस्त जीडीपी क्या कहते हैं घरेलू उत्पादक सकल घरेलू उत्पादक दुनिया में नंबर 2 थे अमेरिका के बाद। और उन दिनों चीन को कोई पूछने वाला नहीं। चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, एशिया के सभी देशों की उत्पादक को मिला के भी 1/3 भी नहीं था जापान का बहुत। लेकिन उस 1990 के दशक में के जापान के इकोनॉमी का जो पतन शुरू हो गया था। क्यों? ये निवेश नहीं कर सकते जापानी। एक जमाने में सोनी वगैरह जो जापान का टॉप बिजनेस दुनिया में भी टॉप था, लेकिन उसके बाद सोनी ने उसके बाद कोई इनोवेशन नहीं कर सका, क्योंकि वो निवेश से डरते हैं, जोखिम नहीं उठाते। लेकिन भारत में देखिए, भारतीय जो उद्योगपति अमेरिका में जाके वो कितने बड़े बड़े जो बिजनेस करते हैं, बहुत सफलता प्राप्त होती है, वो जोखिम उठाते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, शिवाजी की वो चाहिए जापानियों में, क्योंकि वो शिवाजी इसको क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ सृजनात्मक विनाश, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन वो चाहिए। सबसे पहले तो जो नष्ट कीजिए, फिर उसके बाद निर्माण कीजिए। ये भारत के लोग करते हैं, लेकिन शिवाजी चाहिए जापानियों के उद्योगपति में। आजकल कुछ जापान में कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है। अब देखिए गुरु ये सब फेसबुक, गफा, ये सब अमेरिका के हाथ में है। पहले तो 1980 तक जापानी लोगों को करना चाहिए था, वो अब नहीं कर पाते ना, क्योंकि निवेश से डरते हैं, जोखिम नहीं उठाते। ये मेरा मतलब था। जी हाँ, जी हाँ, धन्यवाद। थोड़ा सा हम फिर से जरा भाषा के प्रश्न की ओर आते हैं। आपने अभी बात कही थी केवल ओसाका यूनिवर्सिटी की, लेकिन जो हमारी जो टोक्यो विश्वविद्यालय है और जापान में अन्य स्थलों पर अन्य जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, वहाँ पर हिंदी शिक्षण की क्या स्थिति है और विद्यार्थी हिंदी पढ़ने के लिए किस तरह रुचि दिखाते हैं और उनको उसमें क्या नजर आता है कि वो हिंदी की ओर प्रवृत्त होते हैं, बढ़ते हैं? जापान में हिंदी के लिए 2 प्रमुख केंद्र है। एक तो टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, वो सबसे पुराने, और दूसरा हमारा ओसाका विश्वविद्यालय। अगले साल हमारा एक शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है अगले साल। लेकिन टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज 2008 में वो जो शताब्दी वर्ष मनाए थे ऑलरेडी। तो वहाँ भी 20 छात्र, एक हिंदी के लिए हर साल 20 छात्र और उर्दू के लिए 20। हमारे यहाँ भी 20। और बाकी निजी विश्वविद्यालयों में है कुछ हिंदी का कोर्स, लेकिन ये उनका सिर्फ प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सीमित है। हमारे यहाँ तो MA PhD तक है ना। 2 प्रमुख केंद्र है। और मतलब उधर टोक्यो में तो ये मैं समझता हूँ एशिया में, मतलब भारत और UK को छोड़ के टोक्यो विश्वविद्यालय, टोक्यो यूनिवर्सिटी की परंपरा सबसे पुरानी है। आप टोक्यो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के पुस्तकालय में जाइए तो
जो बहुत बहुत किताबें मिलेगी हिंदी की, बहुत मूल्यवान। तो आप एक बार जापान आइएगा तो छात्रों की रुचि तरह तरह की है, भारतीय संस्कृति से आकर्षित है, और योगा भी, और भारतीय इतिहास, और हिंदी, भारतीय संगीत, नाना नाना प्रकार की जो क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, और बहुत आजकल बहुत मेधावी छात्र हिंदी सीखने लगे, इसलिए जापान में भी हिंदी का भविष्य उज्जवल है। लेकिन जब पेट की बात आती है तो अलग है बात है, ये इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती। चलिए मिज़ोकामी जी, मैं अपनी चर्चा को अब समापन की ओर ले जाना चाहूंगा। बस आपसे मैं एक सवाल और करना चाहता था कि भारत सरकार ने आपको पद्मश्री प्रदान की, और मैं मानता हूं कि एक तरह से ये आपके हिंदी प्रेम का सम्मान था। तो अब आपको लगता है कि जो भविष्य में जो नई हमारे भारत में जो नई पीढ़ी आ रही है, और आपने जरूर ये सुना होगा कि भारत में अभी अभी एक नई शिक्षा नीति भी घोषणा हुई और उस पर काम किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि उस नई शिक्षा के माध्यम से हिंदी और भारतीय भाषाओं में जो स्थिति है भारत में, उसमें बदलाव आएगा? आप क्या सोचते हैं इस बार? जी हाँ, ये नई शिक्षा नीति के बारे में मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा, वो अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा इतना मतलब सरकार की तरफ से इतनी उत्साहवर्धक शिक्षा नीति हमारे देश में कभी नहीं हुई, और हमें सीखना चाहिए। हाँ, आजकल जापान में भी शिक्षा मंत्रालय अब कहने लगा कि डिजिटल शिक्षा पर जोर देना चाहिए। अभी देखिए ना, चीन और कोरिया भारत जापान से आगे हैं, डिजिटल शिक्षा में हम पिछड़ गए हैं, और बहुत जल्दी ये करना चाहिए। और इसकी तुलना में भारत की जो नई शिक्षा नीति बहुत ही उत्साहवर्धक है, हमें सीखनी चाहिए। और उनमें से मेरा ध्यान तो उसमें भाषा नीति में गया, तो वो ये बहुत मुझे अच्छा लगा, और बहुत आशा करता हूँ जो प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ये मैं तो हमेशा कहता आया हूँ, यही मेरा मत है। मैं चाहता हूँ ये मोदी सरकार जी अवश्य ये पूरा करेगी। इसके लिए अभी मैंने आपको बताया था ना, हिंदी के प्रचार में सबसे बड़ी बाधा है अंग्रेजियत। ये बताइए। जी हाँ, जी हाँ। तो मिज़ोकामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोरोना के कारण नहीं तो हम आपको भारत में लगातार सुनते रहते हैं, शायद किसी कारण आप भारत नहीं आ पाए, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें समय दिया। और हमें लगता है कि आगे भी जब हम चाहेंगे तो आप अपना अमूल्य समय जरूर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हिंदी गीतों के माध्यम से भी आपने हिंदी का बहुत काम किया है, इस पर भी एक प्रश्न जवाहर जी थोड़ा उनसे पूछना। जी, पुस्तक प्रकाशित किया आपने हिंदी की। हाँ जी हाँ, मिज़ोकामी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, बताइए। नहीं, ये जो आपका ये सीरीज है ना, जी हाँ, नंबर 6 का, तो नंबर 7 नंबर 8 भी होता रहेगा। जी हाँ, जी हाँ, होता रहेगा ना, तो मुझे श्रोता के रूप में मुझे शामिल होने दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये हमारी 11वीं 12वीं श्रृंखला थी, 12वीं 13वीं श्रृंखला थी, और आप हर रविवार को बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, जी है ना, बिल्कुल। और जो मल्होत्रा जी ने कहा हिंदी गीतों के बारे में भी कुछ आपने किया, तो 1-2 मिनट में बता दीजिएगा। जी हाँ, जी ये मैं आपको शेयर करने का वो समय नहीं है, कुछ शेयर करके शब्दकोश ये पाठ्यपुस्तक में दिखाना चाह रहा था, लेकिन इस बार अभी कुछ इसको करने से क्या होगा, शेयरिंग के लिए ये दबाना है। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, इसका जो अभ्यास करना पड़ेगा अगली बार आपसे। अभ्यास ठीक है, कोई बात नहीं। जी हाँ, जी हाँ, ये कुछ गड़बड़ हो गया। जी हाँ, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिज़ोकामी जी। और नवेंदु जी, जवाहर जी, आप मिज़ोकामी जी को समूह में जोड़ लीजिए, जिससे इनको सारी मैं जोड़ लूंगा, मेरे पास मैं जोड़ लूंगा मिज़ोकामी जी। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं सीखना चाहता हूँ आप लोगों से। अरे नहीं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये आपका बड़प्पन है। बहुत बहुत धन्यवाद मिज़ोकामी जी। और नवेंदु जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी हाँ सर, जी हाँ सर। हाँ, तो आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। नवेंदु जी, आप बीच में शायद आप कुछ व्यवधान था, मेरी बात पर। जी हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न था, अगर संभव जी हाँ हो मिजो, जब आपको समय लगे। जी हाँ राहुल जी, जी हाँ, स्वागत है राहुल जी। राहुल जी का प्रश्न और टिप्पणी दोनों का स्वागत है। जी हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिज़ोकामी जी। आपको सुनना आज कई दृष्टियों से बहुत हम सबके लिए रोमांचक था, और उससे सीखने को और विचार करने को बहुत से बिंदु मिले। मैं सिर्फ एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ऐसे विरल लोगों में से हैं जो भारत से बाहर के होते हुए भी आप हिंदी, बांग्ला और पंजाबी इनको तो कम से कम ठीक से जानते हैं और सीख चुके हैं। आपने जो हिंदी की प्रगति में बाधा की सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजियत को बताया, तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि आपके अनुभव में क्या आया कि क्या ये जो अंग्रेजियत का प्रभाव है वो पंजाबी, हिंदी और बांग्ला इन तीनों भाषियों के ऊपर एक सा दिखा आपको, या उसमें कुछ अंतर है? अपनी भाषा के प्रति जो भाव और दृष्टि है इन तीनों समुदायों में, उसमें कुछ आपको अंतर दिखा क्या? अगर है तो वो क्या है? ये तो अंग्रेजियत तो सभी भारतीयों में है, लेकिन कुछ कुछ कमोबेश फर्क है। जैसे बंगाली लोगों में, तमिल लोगों में अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव, स्नेह हिंदी वालों से कुछ अधिक लगा, बस इतना सा फर्क है। लेकिन अंग्रेजियत तो सभी हर व्यक्ति में है। और पंजाबी में क्या दिखा? पंजाबी, वो भी तो पंजाबी लोग भी अंग्रेजी को बहुत पसंद करते हैं लेकिन पंजाबी लोग अपने जो सरदार लोग है ना, जो सरदार जी आपस में बहुत गौरव के साथ पंजाबी बोलते हैं। तो यहाँ जो आपको अपनी अपनी भाषाओं के प्रति भारतीयों का जो रुख है, जो भाव है, जो लगाव है उसमें, और अगर जापानियों का जापानी से लगाव के बीच में आपसे मैं तुलना करने को कहूँ कि क्या अंतर है, बड़े अंतर क्या है, तो क्या कहेंगे? बड़ा अंतर है हमारे लिए तो जापानी ही है। जापानी हमारा जो अंग है, शरीर का एक अंग है, तो जापानी नहीं छोड़ सकते। ये कोई देखिए भारत में ऐसे मतलब जो इंटेलिजेंट भारत में ऐसे क्या कहना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लोग बहुत है जो सिर्फ अंग्रेजी में काम चलाते हैं, सिर्फ अंग्रेजी में। तो हिंदी तो जस्ट ये तो नौकरों के साथ बोलने की भाषा है, कुछ नहीं, उससे अधिक कुछ नहीं समझते। वो उनका जो बौद्धिक भाषा अंग्रेजी है। ऐसे लोग बहुत है, लेकिन जापान में कम से कम ऐसे लोग नहीं है। सबसे नंबर 1 जापानी, उसके बाद अंग्रेजी, ये बड़ा अंतर है। जापानी उनकी पहचान है, जापानी भाषा में बोलेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में हिंदी, 2 हिंदी भाषा अंग्रेजी में बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा जापान में। जी जी, ये दुखद स्थिति है भारत में, और हालांकि दोनों हम लोग अंग्रेजी ठीक है, वो तो सीखना चाहिए, लेकिन औचित्य के अनुसार सीखना चाहिए ना। जहाँ औचित्य नहीं है वहाँ अंग्रेजी बोलने का क्या फायदा है, ये मेरा कहना है। जी जी बिल्कुल। अरे आपसे मैंने सवाल पूछा था, वाराणसी में वो संगोष्ठी हुई थी, आपका भाषण सुन के बहुत प्रभावित हुआ था। आप शिक्षा नीति पर आपको सवाल पूछा था, आप जवाब दीजिए प्लीज। जी जी जी, आपका एक और वो ईमेल का भी उत्तर मुझे भेजना है, मैं भेजता हूँ। दीजिए, आप इंतजार रहेगा, उसी के आधार पर मैं अपना लेख प्रस्तुत करना चाहता हूँ जापान में। जापान में प्रचार करना चाहता हूँ आपकी भाषा नीति और शिक्षा नीति के बारे में। मैं भाषा नीति तो भारत के पास नहीं है, दुर्भाग्य से। ये भी एक आश्चर्यजनक चीज है कि तो हमारे लिए भी सीखने लायक है। भाषाएं होने के बावजूद भारत ने अपनी कोई भाषा नीति कभी नहीं बनाई, और अभी भी नहीं है हमारे पास। तो वो है तो बड़े एक अप्रत्यक्ष रूप से है। भाषा नियोजन भी हमारा जो है वो संविधान में जो देखता है वो बड़ा अप्रत्यक्ष है। कोई सीधा नियोजन, कोई सीधी नीति स्पष्ट वो ऐसी नहीं है, और ये एक दुखद बात है, हमारी कमजोरी है। तो मैं सबकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपके अनुभव से आपका जो भाषा प्रेम है और भारत प्रेम है वो हम लोगों के लिए
बेहद प्रेरक है, प्रेरणादायी है और आपकी पूरी कहानी बहुत रोमांचक है। तो एक विद्या मात्र से जो आपका प्रेम है, एक सच्चे जिज्ञासु की तरह, वो बहुत श्लाघनीय है, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात जो आपने जापान की बारे में बताई, वहाँ की अपनी भाषा को लेकर और अपनी संस्कृति को लेकर जो जापानी लगाव है अपनी सारी आधुनिकता के साथ, वो भी भारतीयों के लिए बहुत शिक्षाप्रद है, बहुत सीखने को है। हालांकि जो उसका दूसरा पक्ष आपने बताया, और वो एक ऐसा विषय है जो हमें और गहराई में समझना चाहिए कि इतना आधुनिक होते हुए एक समय जापान जिसने इतनी नई नई चीजों का आविष्कार किया, उसने मतलब कार जैसे उद्योग में अमेरिकी कार उद्योग को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया एक समय, और ऐसे वो इनोवेशन के बगैर, नवाचार के बगैर संभव नहीं था। संगीत में सोनी ने जो काम किया, या सानियो ने जो काम किया, नेशनल ने जो काम किया, पैनासोनिक आदि ने, वो बहुत। और आज भी हम पाते हैं कि विज्ञान में जापान के वैज्ञानिक और विद्वान अब भी नोबेल तक पाते रहते हैं, और वो उनमें शोध भी बहुत आगे प्रगत है। तो वो नवाचार में क्यों कैसे पिछड़ गया बाकी देशों की तुलना में, ये एक बहुत रोचक विषय है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है नवाचार जिसकी चर्चा हमारे यहाँ भी बहुत हो रही है, जिसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा है, और उसको प्रोत्साहित करने की कोशिशें भी काफी हो रही हैं, लेकिन अभी हम वहां पहुंचे नहीं। राहुल जी, मैं यहाँ पे अगर एक छोटा सा, आपने जो क्योंकि प्रश्न उठाया है, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। मिज़ोकामी जी ने भी उसकी तरफ संकेत दिया कि कोई आश्चर्य नहीं है कि पिछले 15-20 वर्षों में जितनी भी नई इनोवेटिव कंपनीज आई हैं, वो चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, उबर हो, Airbnb हो, ये सब अमेरिका। और इसका एक कारण ये है कि यहाँ पर एक तरह से मिज़ोकामी जी ने भी संकेत दिया कि एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है कि किसी भी एक विचार को उसको कमर्शियल लेवल तक ले जाने के लिए एक पूरा निवेश का एक पूरा प्रक्रिया बनी हुई है उसको। तो वो मेरे ख्याल से विचार तो दूसरे देशों में भी बहुत आते हैं, लेकिन वो कमर्शियल लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि अमेरिका में एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है उसके लिए। तो मेरे ख्याल में ये कारण है कि इतनी सफल कंपनीज केवल अमेरिका से ही निकल के आई हैं पिछले 15-20। अनूप जी की सॉफ्टबैंक जैसा, और उसके वो जो चेयरमैन है, नाम मैं भूल रहा हूँ, ऐसी संस्था और ऐसी कंपनी जापान में है जो सारी दुनिया में, भारत में भी बहुत बड़े स्तर पर वो नई टेक्नोलॉजी में, इन सारी नई कंपनियों में, आविष्कारों में बहुत बड़ा निवेश कर रही। वो एक वैश्विक शक्ति है, उसके बावजूद जापान स्वयं नहीं कर पा रहा है। ये एक बड़ा रहस्य है। जी 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 जी। अमेरिकन थोड़े इस मामले में, इस विषय में थोड़े एडवेंचरस हैं। जवाहर जी, विषय को हम आगे लें। जी हाँ नवेंदु जी। जी सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा के बाद मिज़ोकामी जी को सुनना हमेशा इतना प्रेरक और इतना अच्छा लगता है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं मेरे बैंक में भी मैं उनको एक बार आमंत्रित कर चुका हूँ, उनके साथ मैं व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा कर चुका हूँ। बहुत बहुत आभार मिज़ोकामी जी। आप सूरज जहाँ से उगता है वहां से हैं, और वहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम सबको प्रेरित करते रहे हैं। मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे अनिल जोशी जी को, आदरणीय अनिल जोशी जी को, कि वो इस सत्र और पहले सत्र के बारे में अपनी टिप्पणी दें। आदरणीय अनिल जोशी। धन्यवाद नवेंदु जी। वैसे इस चर्चा में कोई समाहार जैसी कोई संभावना ज्यादा है नहीं। हम सबके लिए ही एक बड़ा ही, सबके लिए सीखने का, जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम इतने बड़े हिंदी प्रेमी, हिंदी विशेषज्ञ से मिल रहे हैं, और उनकी जो हिंदी साधना है वो हम सबके लिए, जैसा राहुल जी ने कहा, कि बहुत प्रेरक है। कुछ बातें जो है भाषा की दृष्टि से हमें विचार करनी चाहिए कि हम जब हिंदी के विदेशों में प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो मुख्यतः हमारे ध्यान में जो अंग्रेजी है या अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं वही रहते हैं। परंतु हम देख रहे हैं कि
पीछे इससे पहले मार्को जोली आए थे और मारिया हंगरी से आई थी, मार्को जोली इटली से थे, और अभी हमने देखा मिजोकामी जी। तो दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय भाषा और संस्कृति को लेकर जो एक सीखने का, जानने का और भारत से जुड़ने का जो उत्साह है, उसको शायद हम जितना हमें रेसिप्रोसिटी या हमें उसको उत्साह के साथ हमें अपनी तरफ से एक प्रतिसाद देना चाहिए था, वैसा शायद नहीं दिया। और हमारा अगर थोड़ा बहुत ध्यान है तो वो ज्यादा अंग्रेजी की तरफ है। जैसा आपने बताया कि भाषा जो है वो देवनागरी लिपि से काफी मिलती जुलती है जापानी, तो उसको लेकर जिसको हम व्यतिरेक विश्लेषण बोलते हैं, या दो भाषाओं को किस तरह से सीखा जाए, बहुत पुस्तकें उस पर लिखी गई हो या बहुत काम हो, ये दिखाई नहीं देता। तो ये भी एक बहुत संभावना वाला क्षेत्र है जिसमें मिजोकामी जी जैसे लोगों की मदद की आवश्यकता है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा शिक्षण की दृष्टि से मिजोकामी जी ने जो अपने प्रयोग किए, और वो प्रयोग बहुत ही सफल प्रयोग रहे। जैसे उन्होंने कहा कि नाटक का जो है वो नाटकों के माध्यम से हिंदी सिखाने की जो बात है, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अत्यंत सफल और सिद्ध प्रयोग है। और मुझे आश्चर्य है, मैं तो केंद्रीय हिंदी संस्थान में अब एक जिम्मेवारी पर हूँ, और केंद्रीय हिंदी संस्थान का काम विदेशों के विद्यार्थियों को हिंदी सिखाना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रयोग हम केंद्रीय हिंदी संस्थान में भी करना चाहेंगे। और मैं आदरणीय मिजोकामी जी को जब वो भारत प्रवास पर आए तो उनको आमंत्रित करूंगा कि वो हिंदी संस्थान में भी दिल्ली में और आगरा में आए और हमारे विद्यार्थियों के साथ अपने नाटक संबंधी अनुभवों को भी साझा करें, और संभव हो तो एक आध नाटक का वहां पर मंचन भी करें। हमें बहुत प्रसन्नता होगी उनसे जुड़कर। तीसरी बात जो उन्होंने कही और बहुत महत्वपूर्ण थी, वो थी भाषा के माध्यम की बात की। जापान से 27 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिले, ऐसा उन्होंने ध्यान में दिलाया, विज्ञान के क्षेत्र में शायद, और वहां भाषा का माध्यम जापानी है। जब आज हम भारत में भाषाओं के माध्यम की बात कर रहे हैं, और आज का दिन जो है खासतौर से बड़ी प्रसन्नता का दिन है हमारे लिए, जब प्रधानमंत्री जी ने आज से कुछ दिन पहले ही बिहार में ये घोषणा की कि भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग जो है वो जो है भारतीय भाषाओं में की जाएगी। और मैं आप सब लोगों से साझा भी करना चाहता हूँ, राहुल जी, जवाहर जी, बालेंदु जी और राजेश जी और अनूप जी, सभी साथियों से, कि अभी 2 दिन पहले ही संतोष तनेजा जी के पास प्रधानमंत्री कार्यालय से इस संबंध में फोन भी आया कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी ऐसी घोषणा की है, क्योंकि संतोष तनेजा जी भाषा के विषय को लेकर उनसे प्रधानमंत्री जी से लगातार समय मांग रहे थे, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस वाले दिन उनको समय मिला और प्रधानमंत्री जी का फोन आया और उन्होंने उनसे एक लंबी बातचीत की भाषाओं का माध्यम, सिर्फ इसी बारे में कि मेडिकल और इंजीनियरिंग आदि में भाषाओं का माध्यम क्यों होना चाहिए। और भी मैं समझता हूँ कि इस समय हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, शिक्षा मंत्री हैं, सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो हमको भी अब, लेकिन इसको अभी तो एक सरकार ने विजन, मतलब एक तरीके से एक निर्णय लिया है, परंतु उसको कार्यान्वित करने के लिए हमें उन देशों की तरफ देखना पड़ेगा, जैसे जापान है, जैसे इजराइल है, उनके अनुभवों और प्रयोगों से सीखना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने अपनी भाषा में तकनीक को लाए और तकनीक को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाए। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा सीखने का माध्यम हो सकता है कि जो अंग्रेजी तर देश हैं, दूसरे देश हैं, उन्होंने किस तरह से अपने मौलिक रूप से अपनी भाषा के अंदर विचार और अध्ययन कराया। मुझे लग रहा है कि आज का जो इतने अच्छे सवाल पूछे थे जवाहर जी ने, पर फिर भी कुछ ऐसी कसक जैसी रह गई है। हम उनसे बहुत कुछ दिलचस्प किस्से भी सुनना चाहते थे, जो कि उनके भारतीय लेखकों से जो उनका संपर्क आया होगा, या भारत में उनके जो अनुभव आए होंगे, या जापान में उनके अनुभव रहे होंगे। तो लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि वो लगातार हमसे जुड़ेंगे, तो आगे भी उनको जानने और सुनने का मौका मिलेगा। और ऐसा विद्वान अगर हमसे जुड़ेगा तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य है।
हमारे पास उनकी प्रशंसा और सराहना के लिए शब्द कम है। भारत सरकार ने भी आपको पद्मश्री से विभूषित किया है और वास्तव में आप इस योग्य हैं ही। जैसा मैंने शुरू में कहा कि अंग्रेजी के अलावा रूसी भाषा में, जापानी भाषा में और अन्य भाषाओं में, चेकोस्लोवाकिया में और अन्य भाषाओं में बहुत काम हुआ है भारत को लेकर, भारत विद्या को लेकर, हिंदी को लेकर। तो उसी कड़ी में एक बहुत ही बड़ा नाम जो है मिज़ोकामी जी का है। हम उनका आज के कार्यक्रम में समय देने के लिए धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत सार्थक और सटीक टिप्पणी की। जापानी भाषा और जो अन्य भाषाओं में भारत के बारे में काम हुआ है, भारत में भी इस तरह की और पहले हों। मैं अनुरोध करूंगा अब डॉक्टर पद्मेश गुप्ता जी से कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें कार्यक्रम में। डॉक्टर पद्मेश गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, इतने सुंदर संचालन के लिए इस सत्र में। केंद्रीय हिंदी संस्थान, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार की एक और सार्थक साप्ताहिक संगोष्ठी में आप सबका बहुत बहुत आभार। दुनिया भर से आज यहाँ पर लोग जुड़े, जिससे हमें फिर से एक बार प्रोत्साहन मिला, उत्साहवर्धन हुआ। बालेंदु जी का सत्र तो हमेशा की तरह बहुत ज्ञानवर्धक रहता ही है, लेकिन आज तोमियो मिज़ोकामी जी को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। 21 वर्ष पूर्व 1999 में तोमियो मिज़ोकामी जी इंग्लैंड आए थे विश्व हिंदी सम्मेलन में, और पूरे अपने विद्यार्थियों का दल लेकर, और तो ब्रिटेन के कोई 4-5 शहरों में उनका नाटक प्रस्तुत किया गया था, और आज तक लोग उन्हें याद करते हैं। तोमियो मिज़ोकामी साहब आपको भी याद करते हैं, और आज भी आपने जिस प्रकार से, लेकिन आप दिखने में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 21 साल पहले थे, बिल्कुल वैसे ही चित्रों में हम आपको देखते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपकी वही मुस्कुराहट, वही हंसी। आपके घर में ठहरा था, याद है? आपके घर में मैं बसेरा लिया था मैंने। जी हाँ, जी हाँ। और अभी भी हम लोग कभी कभी वीडियो देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है वो देखकर। तो आइए अब हम औपचारिक रूप से आप सब लोगों का आभार करते हैं। और जवाहर कर्नावट ने मूर्ति से आज यहाँ संचालन किया और जितनी बातें निकलवाई तोमियो जी से बड़े अच्छे अंदाज में, मैत्रीपूर्ण ढंग से, बहुत बहुत आभार आप सबका। और अब जो यहाँ पर आज तकनीकी सुविधा पूरे विश्व में से लोग जुड़े रहे, सिंगापुर से श्रद्धा जी, मोहन बहुगुणा जी, अमेरिका से अनूप भार्गव जी, आप सबका आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और साथ में धर्म भारत, हिंदी भवन भोपाल, सम्यक न्यास भारत, वातायन यूके, झिलमिल कनाडा, हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा, झिलमिल अमेरिका सॉरी, और विशंभरा अमेरिका, सिंगापुर संगम, कविताई सिंगापुर, काव्य रंग नॉटिंघम, भारती अध्ययन केंद्र लिस्बन विश्वविद्यालय और भारत दर्शन न्यूजीलैंड, ये सारी संस्थाओं का बहुत बहुत आभार। और इनके अलावा आज के सब संयोजकों को, राजेश कुमार जी को, शैलजा सक्सेना जी को और अनिल शर्मा जोशी जी, आप आज फिर दोबारा देख कर 2 हफ्ते बाद बोलते हुए बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप सबका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम की औपचारिक आई थिंक मेरे ख्याल समाप्ति होती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। पद्मेश जी का भी धन्यवाद।